हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग चालू करने वाले हैं प्रीरिक्विजिट का चैप्टर नंबर 2 दैट इज प्रोबेबिलिटी। इसमें प्रोबेबिलिटी में हम लोग पहले डीप डाइव करने से पहले थोड़ा सेट थ्योरी डिस्कस करते हैं, क्योंकि प्रोबेबिलिटी में हम लोग को सेट थ्योरी का काम आता है। तो सबसे पहले हम लोग सेट का डेफिनेशन देखते हैं कि सेट किसको बोलते हैं। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो सेट क्या है? सेट एक तरह कंटेनर है, बैग है, जिसमें क्या रखते हैं हम लोग? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स विच इज वेल डिफाइंड। सिंपल यही है, कलेक्शन है वो एक वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। फॉर एग्जाम्पल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, डिस्टिंक्ट होना चाहिए कि हम लोग डाई को रोल किए तो उसमें हम लोगों का सेट क्या बनता है। अगर उस सेट को हम लोग ऐसे डिनोट कर रहे हैं तो उसमें हम लोग का सेट बनता है 1 2 3 4 5 6। तो ये एस हमारा क्या है? सेट है, जो हम लोग का ये एलिमेंट कंटेन कर रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि जो 1 है वो क्या है? एस में बिलोंग कर रहा है। तो ये साइन को क्या बोलते हैं मैथ्स में? बिलोंग्स टू। सो 1 बिलोंग्स टू एस। एंड सपोज हम लोग एक दूसरा सेट ले लिए ए, जिसमें 1 2 एंड 3 है इस सेट के अंदर। तो हमारा जो ए हो जाता है ना, वो सबसेट हो जाता है एस का। तो ये वाला साइन क्या बताता है? सबसेट। सो ए इज अ सबसेट ऑफ एस। सबसेट मतलब कि ए में देखो, ए में वो एलिमेंट है जो एस में है और उससे ज्यादा भी है, तो इट्स अ सबसेट। बस सबसेट ये सिंपल है, मतलब एक बेसिक ओवरव्यू दे रही है। आप लोग अगर मैथ्स पढ़ा हुआ होगा 11 12 का तो ये बहुत बेसिक है, मतलब इससे बस हम लोग को प्रोबेबिलिटी को एक्सटेंड करना है, इसलिए हम लोग को ये जानना है। तो सबसेट ये हुआ। अब हम लोग एक और डेफिनेशन देखते हैं, नल सेट। नल सेट किसको बोलते हैं? तो नल सेट को हम लोग ये फाई टाइप से डिनोट करते हैं, और ये वैसा सेट होता है अ सेट विथ नो एलिमेंट्स। मतलब ऐसा सेट जो एम्प्टी है, उसको हम लोग इसे डिनोट करते हैं। और वो सेट क्या है? एम्प्टी है। देखो इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? नल सेट बोलते हैं। नल मतलब जिसमें कुछ भी नहीं है, नल है। फिर दूसरा टर्म क्या है हम लोग का? कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। कॉम्प्लीमेंट मतलब फॉर एग्जाम्पल हम लोग इसको वेन डायग्राम समझते हैं। सपोज ये हम लोग का सेट क्या है? बी है, और ये हम लोग का जो बड़ा जो रेक्टेंगल खींचे है, ये हमारा सैंपल स्पेस है, एस है। आप बस एक मान लो कि सैंपल स्पेस इज बिगर देन बी, मतलब जो सेट है उससे बड़ा है वो। तो ये बड़ा ट्रायंगल हमारा सैंपल स्पेस है, बी हमारा एक सेट है। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जो बी में नहीं लाई कर रहा है? मतलब ये वाला पार्ट पूरा, बी के बाहर वाला पार्ट जो है ना, वो बी कॉम्प्लीमेंट है। सिंपल। सो ये वाला पार्ट हमारा क्या बन गया? बी कॉम्प्लीमेंट। और बी कॉम्प्लीमेंट को या तो बी डैश से लिखते हैं और बी ऊपर में सी लिखते हैं। बी कॉम्प्लीमेंट, सी से कॉम्प्लीमेंट। सो ये होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। जो बी के अंदर नहीं है, बी के अलावा जो है, वो हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट बन जाता है। अगर हमारा सेट बी है तो कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी क्या हो जाएगा? जो बी में नहीं है। सिंपल। अब हम लोग थोड़ा ना सेट ऑपरेशंस को देख लेते हैं थोड़ा, कि सेट ऑपरेशंस में क्या क्या होता है। तो सबसे पहले सेट ऑपरेशन में हम लोग को जानना है यूनियन क्या होता है, और दूसरा जानना है इंटरसेक्शन क्या होता है।
तो यूनियन हम लोग का ए यूनियन बी, ये जो सिंबल है ये क्या डिनोट कर रहा है? यूनियन। और हमारा इंटरसेक्शन कैसे लिखा जाता है? ए इंटरसेक्शन बी, तो ये सिंबल क्या दिखाता है? इंटरसेक्शन। तो ये दो चीज होता है सेट ऑपरेशन में, मतलब हमारा ए और बी क्या यहाँ पे सेट है, और ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? उसको हम लोग वेन डायग्राम समझते हैं। सो ए यूनियन बी मतलब कि सपोज ये हमारा सैंपल स्पेस है, ये रेक्टेंगल, और अंदर में हमारा दो सेट है जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसमें हम लोग का ए यूनियन बी क्या हो जाता है? सपोज ये ए है और ये बी सेट है, तो हमारा ए यूनियन क्या है? ये दोनों का कॉमन, सॉरी, दोनों में जितना भी एलिमेंट है सब एलिमेंट क्या हो जाता है? ए यूनियन बी हो जाता है। तो ये वाला एरिया, ये वाला एरिया हमारा पूरा क्या है? ए यूनियन बी है। और वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा? सपोज ये दो हमारा सेट है, तो इंटरसेक्शन कौन सा पार्ट होता है? जो दोनों सेट में कॉमन वाला पार्ट है, ये वाला। सपोज ये सेट ए है, ये सेट बी है, तो ये कॉमन वाला पार्ट हमारा क्या हो जाता है? ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है। तो ये डिफरेंस है, वेन डायग्राम से हम समझ सकते हैं। बस ये दो बेसिक ऑपरेशन हम लोग को जानना था। इंपॉर्टेंट चीज होता है सेट थ्योरी में, जिसको बोलते हैं, इसको आप नोट कर लो, डी मॉर्गन्स लॉ। ये क्या बोलता है कि अगर ए यूनियन बी का अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। पहला ये बोलता है, फिर दूसरा क्या बोलता है? इसका प्रूफ नहीं जानना है, बस रिजल्ट याद रखना है कि ए इंटरसेक्शन बी का अगर कॉम्प्लीमेंट लेते हैं तो वो क्या बन जाता है? ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन। तो यहाँ पे क्या याद रखना है कि यहाँ पे अगर यूनियन है तो जब ब्रैकेट्स खुल जाएंगे तो ये इंटरसेक्शन आ जाएगा, जब इंटरसेक्शन होगा तो यूनियन आ जाएगा, और कॉम्प्लीमेंट दोनों एलिमेंट्स के पास चल जाएंगे। बस यही एक तरीका इसको याद रखने का। तो ये हमारा डी मॉर्गन्स लॉ हो गया। तो यहाँ पे हमारा सेट थ्योरी का जो बेसिक है वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब इससे हम लोग एक्सटेंड करते हैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी में, कि प्रोबेबिलिटी एग्जैक्टली में क्या क्या चीज हम लोग को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग को प्रोबेबिलिटी में क्या देखना है? तो प्रोबेबिलिटी में सबसे पहले हम लोग को सैंपल स्पेस क्या होता है वो देखना है। सो सैंपल स्पेस, अब बताओ क्या होता है? अगर हम लोग कोई भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसमें जितना भी आउटकम आता है, जितना भी आउटकम, वो क्या होता है? सैंपल स्पेस। तो क्या हो गया सैंपल स्पेस? सेट ऑफ ऑल दी पॉसिबल आउटकम्स इन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट। तो जो वर्ड में बोला मैंने वो लिखा कि क्या है ये? ऐसा सेट जो रैंडम एक्सपेरिमेंट का हर एक आउटकम को इंक्लूड करता हो। फॉर एग्जांपल वही रोलिंग ऑफ अ डाई ले लो, कॉइन ले लो, रोलिंग ऑफ 2 डाई ले लो। तो उसमें क्या है कि अगर हम लोग जो एस हम ऊपर में बनाए थे 1 2 3 4 5 6, तो अगर रोलिंग ऑफ अ डाई कर रहे हैं तो सैंपल स्पेस हमारा क्या बनेगा? ये एस बनेगा, सेट ऑफ ऑल द पॉसिबल आउटकम्स इन रोलिंग ऑफ अ डाई। तो ये हमारा सैंपल स्पेस होता है। फिर अब दूसरा डेफिनेशन क्या होता है? इवेंट्स। इवेंट्स क्या होता है? वो होता है सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस। जैसे हम लोग क्या देखे थे ऊपर में, एस का हम लोग सबसेट क्या माने थे? ए माने थे, तो वो हमारा क्या ऊपर में था सेट थ्योरी के हिसाब से? तो वो सबसेट था। यहाँ पे वो क्या बन जाएगा? सपोज हम लोग ए को 1 2 3 लिखते हैं,
तो ये हमारा क्या है, सबसेट ऑफ एस है ना, तो ए हमारा क्या बन जाता है, इवेंट बन जाता है, और एस हमारा क्या है, सैंपल स्पेस है। तो ये सिंपल चीज है, ये बस एक ओवरव्यू मिल रहा है आपको। ये सब आपको मतलब होता है ना, अगर आप भूल गए हो तो बस ये रिवीजन वाला समय है। तो हो गया हमारा सैंपल स्पेस और इवेंट क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैसे निकालते हैं। तो ये आप नोट कर लो, ये भी सबको पता ही है लेकिन फिर भी एक, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या है, नंबर ऑफ, ए हमारा इवेंट है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस। तो सिंपली अगर हम लोग रोलिंग ऑफ अ डाई ऊपर वाला केस के लिए प्रोबेबिलिटी निकालना चाहे, ये वाला एग्जांपल के लिए, तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आएगा, ये एग्जांपल ऊपर से ले लेंगे तो हम लोग, हमारे पास ए में कितने एलिमेंट्स है, देखो 1 2 3, 3 एलिमेंट्स है, तो ऊपर में 3, और एस में कितने एलिमेंट्स थे, 6 थे, तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ गया, 1/2। तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैसे निकालना है, जितना उस एलिमेंट में सॉरी उस इवेंट में एलिमेंट है डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस में कितना एलिमेंट्स है, सिंपल, बस यही करना है हम लोगों को, और कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही कंफ्यूजिंग रहता है बहुत जन के लिए, विच इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। क्या होता है, तो इसको सिंपल वर्ड्स में आप मेरा बात सुनो और इसका नोट बनाओ, और फिर उस नोट्स को बार बार पढ़ो वो क्या बोलना चाह रहे हैं। इफ एन इवेंट ए अकर्स, इवेंट बी विल नॉट अकर। सिंपल ये बोल रहा है वो, अगर एक इवेंट होगा तो दूसरा इवेंट नहीं होगा, अगर दूसरा इवेंट होगा तो पहला इवेंट नहीं होगा, ये बोलना चाह रहा है। अगर एक इवेंट हो जाएगा ना तो दूसरा इवेंट हो ही नहीं सकता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ये एक्सक्लूसिव बन जाता है एक इवेंट, दूसरा इवेंट को वो होने ही नहीं देगा अगर एक इवेंट हो गया तो। सिंपली यही है, ये आप उसको वर्ड्स में लिखो, और फिर मैथमेटिकली इसको क्या लिखते हैं जो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो है अगर एक इवेंट है ए और दूसरा इवेंट है बी, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाता है, हमारा नल सेट हो जाता है, बिकॉज दोनों एक साथ हो ही नहीं सकता, अगर एक होगा दूसरा होएगा ही नहीं, तो दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, दोनों का कॉमन पॉइंट क्या होगा, नल सेट, मतलब जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। ये तो हमारा हो गया सेट नोटेशन। अब इसको हम लोग प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना चाहे तो प्रोबेबिलिटी दैट ए इंटरसेक्शन बी, जहां पे ए एंड बी क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो ये हम लोग क्या दे देगा, 0 दे देगा। तो यहां पे हम लोग का सेट थ्योरी में जब देख रहे थे तो नल सेट बना, लेकिन जब प्रोबेबिलिटी में देखे तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गया, 0 बन गया। क्यों, क्योंकि हम लोग देखे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट इवेंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। तो यहाँ पे हम लोग का नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इवेंट क्या है, और हम लोग का इवेंट क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, तो वो तो 5 है ना, तो 5 मतलब 0 एलिमेंट्स है, तो 0 बाई सैंपल स्पेस का एलिमेंट्स विच इज 0, तो इसलिए हमारा वैल्यू क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी का 0। तो हमारा ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है। फिर सेकंड क्या हो गया, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट। इसका मतलब क्या होता है, पहले सेट नोटेशन में देखो इसको क्या कैसे लिखते हैं, कि अगर ए यूनियन बी है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हमारा सैंपल स्पेस के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम दो इवेंट्स कंसिडर कर रहे हैं ए एंड बी, तो वो हमारा जो यूनियन होगा ना वो मिला के क्या दे देगा, हमारा सैंपल स्पेस दे देगा। मतलब और कोई भी इवेंट पॉसिबल नहीं है, बस ए यूनियन बी मिला के पूरा सैंपल स्पेस कवर कर लिया। सिंपल म्यूचुअली एग्जॉस्टिव इवेंट का मतलब ये होता है। अब इसको प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ एस विच इज इक्वल्स टू 1। तो 1 कैसे आया हमारा यहाँ पे, आप ही सोचो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या होगा,
नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस विच इज इक्वल्स टू 1। सेम ही चीज तो है ना, दोनों ऊपर नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन यूज करो जो मैंने ऊपर लिखाया है, बस सिंपल से बात है, आपको पूरा चीज क्लियर होते जाएगा। तो ये दो डेफिनेशन आपको अच्छे से नोट्स में बना के लिख लेना है। फिर अब तीसरा चीज है इंडिपेंडेंट इवेंट्स। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स और इंडिपेंडेंट इवेंट्स में बहुत कंफ्यूजन होता है, तो दोनों में आज डिफरेंस आप समझ ही लो फाइनली। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या बोलता था, अगर एक इवेंट होगा तो दूसरा नहीं होगा। इंडिपेंडेंट क्या बोलता है कि अगर एक इवेंट होगा तो दूसरा होना नहीं होना उस पहले वाले इवेंट से डिपेंडेंट नहीं होता है। मतलब अगर इवेंट ए हो रहा है तो इवेंट बी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वो इवेंट ए को इन्फ्लुएंस, मतलब इवेंट ए उस चीज को इन्फ्लुएंस नहीं करने वाला है। लेकिन म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में क्या होता था कि अगर इवेंट ए हो चुका है तो इवेंट बी पक्का से नहीं होने वाला है। ये डिफरेंस है। यहां पे बी हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वहां पे क्या था कि वहां पे पता है कि अगर ए हो गया तो बी कभी भी नहीं होगा। ये सिंपल सा डिफरेंस है। तो इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखते हैं कि प्रोबेबिलिटी दैट ए इंटरसेक्शन बी, अगर प्रोबेबिलिटी ए इंटू प्रोबेबिलिटी बी के बराबर हो जाता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, देन वी कैन से ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स। अगर हमारा इंटरसेक्शन का प्रोबेबिलिटी इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी में मल्टीप्लाई होके बनता है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, मतलब ये एक तरह का प्रूफ है। अगर कोई भी दो इवेंट्स को हम लोग को इंडिपेंडेंट प्रूफ करना है तो हम लोग को ये वाला चीज दिखाना होगा कि अगर ये हम लोग प्रूफ कर दिए तो वो दो इवेंट क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। और इंडिपेंडेंट का मतलब भी हम लोग देख चुके हैं। अब सेकंड आप टॉपिक लिखो, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो ये क्या बोलता है कि जब भी हम लोग को कोई प्रोबेबिलिटी निकालना है कोई इवेंट का और उसमें दूसरा इवेंट जो है ना वो हो चुका है, तब उस पहले वाले इवेंट का क्या प्रोबेबिलिटी होगा। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी मतलब कंडीशन पे काम करता है। तो इसको मैथमेटिकली हम लोग कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी दैट ए गिवन बी का प्रोबेबिलिटी बताओ। मतलब कि प्रोबेबिलिटी बताओ कि ए होने का क्या होगा अगर बी हो चुका हो। गिवन दैट मतलब बी हो गया है। यहाँ पे ये जो है ना ये कंडीशन का साइन है। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि बी हम लोग का हो चुका है, अब बताओ कि ए का होने का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये हमारा होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ पे जो हो चुका है वो नीचे आ जाता है और ये दोनों का हम लोग क्या ले लेते हैं, इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो हम लोग का ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला बन जाता है। सिमिलरली ये पहला उसका फॉर्म है। फिर दूसरा फॉर्म क्या है कि प्रोबेबिलिटी बी गिवन ए, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हैज ऑलरेडी हैपेंड, मतलब ए हो चुका है पहले से। तो इसको कैसे हम निकालेंगे, बी इंटरसेक्शन ए, दोनों का इंटरसेक्शन ले लिए और जो हो चुका है उसको उसका प्रोबेबिलिटी हम लोग से डिवाइड कर देंगे। तो यहां पे हम लोग का क्या हो चुका है, ए हो चुका है तो उसका प्रोबेबिलिटी से डिवाइड कर दिए। तो ये हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का दूसरा फॉर्म है। यही था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में, कुछ नहीं था। फिर अब दूसरा टॉपिक आता है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो अब ये क्या होता है, इसमें सिंपली पहले हम लोग देख लेते हैं कि हम लोग को बोलना चाह रहा है कि भाई ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी क्या होगा। तो वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन ए। तो ये हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का प्रोबेबिलिटी वाला स्टेटमेंट है। तो वो क्या बोल रहा है
कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हो गया, तो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी गिवन है ए हो गया। तो हम लोग इस चीज को जो ए इंटरसेक्शन बी है उसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। तो ये मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का एक फॉर्म है। दूसरा फॉर्म भी हम लोग देखते हैं सेम, कि प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी क्या हो गया कि पहले बी हो चुका है तो उसका प्रोबेबिलिटी। अब बताओ कि ए होने का गिवन बी हो चुका, देखो ये है मल्टीप्लिकेशन थ्योरम कि ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी हम लोग इस फॉर्म में या फिर इस फॉर्म में लिख सकते हैं, गिवन की कौन सा प्रोबेबिलिटी हो चुका, मतलब कौन सा इवेंट पहले हो चुका है और कौन का इवेंट बाद में हो रहा है, डिपेंडिंग कि यहाँ पे हमारा क्या हुआ है, ए पहले हुआ था इसलिए यहाँ पे गिवन में ए आया, यहाँ पे हमारा बी हुआ था पहले इसीलिए यहाँ पे गिवन में बी आया। यही है बस मल्टीप्लिकेशन थ्योरम। अब एक फॉर्मूला नोट करो कि प्रोबेबिलिटी दैट ए यूनियन बी क्या होता है, वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। इसको समझने के लिए हम लोग को वेन डायग्राम समझना होगा। सपोज ये हमारा इवेंट ए है, ये हमारा इवेंट बी है, तो हम लोग को क्या चाहिए, ए यूनियन बी चाहिए, मतलब हम लोग को ये पूरा इंक्लूडेड चाहिए। तो ये फॉर्म हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग बोलेंगे कि ए को ले लो, ए का प्रोबेबिलिटी ले लो जो इसको भी इंक्लूड कर देगा एक बार, फिर हम लोग बोलेंगे बी को भी ले लो जो इसको दो बार इंक्लूड कर देगा। तो इसलिए देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, लेकिन हम लोग को तो ये जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो तो दो बार गिना चुका है तो इसलिए उसको एक बार हटाना होगा। इसलिए देखो यहाँ पे माइनस हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी कैसे बना, ए को ले लिए, ए का प्रोबेबिलिटी बी का प्रोबेबिलिटी, लेकिन इंटरसेक्शन दो बार गिना जाता है इसलिए एक बार माइनस कर दिया। तो सिंपल ये इसका समझने के लिए वेन डायग्राम से प्रूफ है। अब इंडिपेंडेंट इवेंट्स में ना एक चीज आप और नोट करो कि प्रोबेबिलिटी दैट ए गिवन बी मतलब ए कंडीशनल बी क्या होगा। हम लोग को पता है कि ये क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सपोज let A and B are independent। अगर हम लोग A and B को इंडिपेंडेंट मान लिए तो इसमें क्या हो जाता है, इससे इसका मतलब है A इंटरसेक्शन B क्या लिख सकते हैं, A प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। तो अब हम लोग का ये जो कंडीशनल वाला एक्सप्रेशन है वो क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कट गया तो ये क्या दिया हम लोग को, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है इंडिपेंडेंट इवेंट का कि अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी ए गिवन बी निकाल रहे हैं और उसमें ए एंड बी हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट है, तो वो किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर होता है। ये तो मैंने मैथमेटिकली आपको दिखाया, ये आप इंट्यूटिवली भी समझ सकते हैं। आप समझो ए एंड बी तो इंडिपेंडेंट है, तो अगर बी पहले हो चुका है तो वो ए पे तो डिपेंड करने वाला है ही नहीं ना। अगर बी पे डिपेंड करता तो प्रोबेबिलिटी चेंज होता। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बताओ कि बी हो चुका है, तो बी होना नहीं होना ए से कोई मतलब ही नहीं है, वो अपना प्रोबेबिलिटी को रिटेन करके रखेगा, इसलिए ये किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के बराबर होता है। आप ऐसे भी समझ सकते हो। हर चीज समझने का दो तरीका होता है, या तो आप इंट्यूटिवली समझो या उसको आप मैथमेटिकली समझ के, दोनों में से कुछ भी समझो जिससे आपको कंफर्टेबिलिटी ज्यादा लगता हो कि हाँ भाई मेरे दिमाग ने उसको रीड कर लिया कि हाँ आई एम सेटिस्फाइड विद द आर्ग्यूमेंट। अब हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं प्रोबेबिलिटी में, जिसको बोला जाता है लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। ये क्या होता है, इसका पहले हम लोग स्टेटमेंट लिखते हैं।
consider the sample space S being divided into a partition of n mutually exclusive events EI, where I is 1 2 3 till n, such that number 1 EI intersection EJ is equals to null, where I is not equals to j। फिर नंबर 2 कंडीशन क्या है कि E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन डॉट डॉट सॉरी इंटरसेक्शन बोल रहा हूँ यूनियन E1 यूनियन E2 यूनियन टिल En क्या होना चाहिए, हमारा सैंपल स्पेस होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ये हो गया कंडीशन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का, और ये कंडीशन किसका हो गया, हम लोग पहले देख चुके हैं, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव का। तो इसमें क्या बोल रहा है हम लोग को कि हम लोग को एक सैंपल स्पेस S दिया गया है, उसको हम लोग n इवेंट्स EI में पार्टीशन कर दिए, ब्रेक कर दिए हैं, और वो इवेंट्स कैसा है कि वो दोनों का इंटरसेक्शन क्या है, फाई है, मतलब दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, एंड उसका समेशन क्या है, मतलब सब मिला के क्या बना रहा है, सैंपल स्पेस बना रहा है। तो इसको हम लोग डायग्रामेटिकली समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहा है। तो ये हमारा है S, ये जो रेक्टेंगल है ये हमारा S है, और बोल रहा है कि इसको कितना पार्ट में डिवाइड किया गया है, n पार्ट में ब्रेक किया गया है, जिसको हम लोग ऐसे करके ब्रेक कर देते हैं। तो E1 E2 ऐसे करते करते कहाँ तक ब्रेक कर दिया गया है, En तक, n पार्ट्स में ब्रेक कर दिया गया है, और ये सब क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। देखो कोई भी इवेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, सब डिसजॉइंट सेट है, एंड पूरा सैंपल स्पेस क्या है, हमारा यही इवेंट का यूनियन बन रहा है। देखो पूरा सैंपल स्पेस को हम लोग बना के ये बनाए हैं, तो ये सेकंड स्टेटमेंट भी इस डायग्राम को फुलफिल कर रहा है। तो सिंपली लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी इस डायग्राम को बताता है, ये उसका स्टेटमेंट है। अब वो बोल रहा है कि हमको बताओ कि जब एक हम सेट लेंगे ए का जो सबसे काटते हुए जाएगा, जिसको हम लोग ए मान रहे हैं, ये सेट को हम लोग क्या मान रहे हैं, ए मान रहे हैं, तो उसका प्रोबेबिलिटी इसके टर्म्स में क्या होगा। तो इसी प्रोबेबिलिटी को निकालना क्या बोलते हैं, टोटल प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या होगा। तो ये हमारा क्या होगा, पहले मैं इसका मैथमेटिक लिख के दिखाता हूँ, फिर मैं इसका डायग्राम से इंट्यूशन बताऊंगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन E2 प्लस डॉट 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 कहाँ तक जाएगा, ए इंटरसेक्शन En तक। तो हमारा जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, ये वाला, ये इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या होगा, ए इंटरसेक्शन E1। तो ये डायग्राम थोड़ा सा मतलब प्रॉपर नहीं बना है, ये जो हमारा जो सर्कल है ना, ये जो इवेंट ए है, ये हर एक को कट करेगा। तो ए इंटरसेक्शन E1 क्या देने वाला है, ए और E1 का कॉमन पार्ट, जो कि क्या है, सिंस ए के अंदर ही E1 के अंदर ही ए है, तो ए इंटरसेक्शन E1 क्या देने वाला है, ए का थोड़ा सा पार्ट देने वाला है। फिर ए इंटरसेक्शन E2 क्या देने वाला है, ए का थोड़ा सा पार्ट देने वाला है। वैसे करते करते थोड़ा थोड़ा पार्ट करके टोटल ए देने वाला है हम लोग को। तो यही है टोटल प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन का समेशन ही हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ ए देता है। अब इसको हम लोग को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है, सो दैट इसको हम लोग अपने डिजायर्ड फॉर्म में ला सके। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विच इज इक्वल टू दिस, मतलब समेशन ऑफ दिस। तो समेशन को हम लोग सिग्मा के साइन से लिखते हैं, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन ई आई, वेयर आई इज फ्रॉम 1 से लेके n तक,
अब हम लोग इसको और थोड़ा सा प्रॉपर वे में लिख सकते हैं। हमारा ये आ गया, लेकिन इससे पहले हम लोग को पता है, हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम जस्ट पढ़े हैं, उसमें हम लोग देखे थे कि ए इंटरसेक्शन बी को कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ये हमारा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम से हम लोग जानते हैं। तो इस चीज़ का हम लोग इसमें यूज़ करने वाले हैं। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, समेशन ऑफ आई 1 से n तो रहेगा ही, बस इसको क्या कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन E1। तो हमारा लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी का एक्सप्रेशन जो है वो ये है। आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग बस कुछ नहीं किए हैं, हम लोग इस चीज़ को इस फॉर्म में लिख के यहाँ पे इसको लिख दिए हैं। सो ये क्या बोला जाता है, दिस इज नोन एज द लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। सो ये हमारा क्या है, लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। इसमें कुछ नहीं है, इसमें हम लोग जो प्रीवियस सीखते हुए आए हैं वो सब चीज़ है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का यूज़ हुआ है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव का यूज़ हुआ है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज़ हुआ है और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का यूज़ हुआ है। सब कुछ जो प्रीवियस पढ़े हैं लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी सबका यूज़ कर लेता है। अब प्रोबेबिलिटी का सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरम हम लोग देखने वाले हैं, विच इज नोन एज बेस थ्योरम। ये प्रोबेबिलिटी का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो हम लोग को बाद के चैप्टर्स में भी यूज आने वाला है। तो इसका हम लोग स्टेटमेंट देखते हैं, लेट E1 E2 अप टू En बी n पार्टीशन ऑफ S, जो हम लोग लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में देखे वही उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं, एंड डिफाइन इवेंट A विच इज अ सबसेट ऑफ S, जैसे हम लॉ ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी में देखे। सो यूजिंग द conditional probability we can write probability of EI given A क्या होगा। तो बेस थ्योरम में हम लोग को ये वाला प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो ये प्रोबेबिलिटी किसके बराबर होता है वो हम लोग देखते हैं, प्रूफ करते हैं हम लोग। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ EI गिवन A को कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन A डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A। हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का प्रॉपर्टी का यूज किए। अब हम लोग न्यूमरेटर को कैसे लिख सकते हैं, न्यूमरेटर को हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का यूज करके कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन EI। न्यूमरेटर को हम लोग ये चीज लिखे हैं विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, फिर डिवाइडेड बाय PA, एंड सिंस हम लोग PA टोटल प्रोबेबिलिटी में क्या देख के आए हैं, विच इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन EI वेयर I इज फ्रॉम 1 से n। तो हमारा जो ऊपर में हम लोग लेके चले थे कि EI गिवन A क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू A गिवन EI डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ A विच इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ EI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन EI वेयर I इज फ्रॉम 1 से लेके n। तो ये हमारा जो बड़ा सा एक्सप्रेशन बन रहा है यही क्या होता है, बेस थ्योरम होता है। तो इसमें अब अगर नोटिस करो तो इसमें हम लोग क्या किए हैं कि ये जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है उसका रिवर्स यहाँ पे लिखा हुआ है। तो अगर हम लोग को ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालना है तो हम लोग को ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन होना चाहिए।
तो इसके हेल्प से हम लोग ये निकाल सकते हैं। तो बेस थ्योरम क्या करता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का रिवर्स निकालने में हम लोग को हेल्प करता है। अगर एक एक्सप्रेशन ऑफ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी गिवन है तो उसका रिवर्स हम लोग बेस थ्योरम से निकाल सकते हैं यूजिंग क्या क्या चीज का हेल्प लिए हम लोग यहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम का एंड टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम का। अब इसमें हम लोग को दो चीज देखना है जो हम लोग बाद में यूज करने वाले हैं, बस ये आप नोट करके रख लो कि ये जो होता है ना इसको बोलते हैं पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी। ये हम लोग देखेंगे बेस थ्योरम हम लोग जब पढ़ेंगे तब हम लोग ये देखने वाले हैं। फिर ये होता है लाइक्लीहुड एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ EI होता है प्रायर प्रोबेबिलिटी। मतलब जो चीज हम लोग बेस थ्योरम में कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हम लोग पोस्टीरियर प्रोबेबिलिटी बोलते हैं, इस चीज को हम लोग प्रायर प्रोबेबिलिटी बोलते हैं और इस चीज को हम लोग लाइक्लीहुड बोलते हैं। तो तीनों का अपना अपना एक नाम डिफाइंड है, वो नाम का मतलब क्या है वो अभी हम लोग नहीं जानेंगे, वो हम लोग बेजियन स्टैटिस्टिक्स जब पढ़ेंगे आगे तब उसमें हम लोग ये चीज देखने वाले हैं। तो इस चैप्टर में बस इतना ही था। आपका टोटल जो कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी का मैंने कवर कर दिया है। आप शीट से जब आप देखोगे तो इससे बेस आपको क्वेश्चन मिलेंगे, हम लोग क्वेश्चन उसी से डिस्कस करेंगे। मैं चैप्टर में क्वेश्चन कुछ करा नहीं रहा हूँ ताकि आपका नोट्स एक जगह मेंटेन रहे। फिर क्वेश्चन कैसे करना है वो हम लोग शीट से ही देखने वाले हैं, इससे नहीं देखेंगे हम लोग इसमें इस वीडियो में कोई क्वेश्चन को नहीं डालने वाले। तो यहाँ पे बस आपका पूरा थ्योरी कवर्ड है कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होता है, बेस थ्योरम क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम क्या होता है, इंडिपेंडेंस क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव क्या होता है, सैंपल स्पेस किसको बोलते हैं, इवेंट किसको बोलते हैं, सेट थ्योरी क्यों चाहिए हम लोग को प्रोबेबिलिटी पढ़ने के लिए। तो ये सब एक छोटा सा ओवरव्यू इस चैप्टर में मिला आपको, जो हम लोग क्वेश्चन की तरह जब करेंगे तो ये जो थ्योरी है ये और भी क्लियर होते जाएगा। मतलब ये चैप्टर क्या है कि पूरा अप्लाइड है, आप थ्योरी तो पढ़ लोगे लेकिन जैसे जैसे क्वेश्चन करोगे वैसे वैसे आपको चीजें क्लियर होते रहेंगी और इसका काम हम लोग को बहुत यूज होने वाला है बेजियन स्टैटिस्टिक्स में। ओके, थैंक यू।